तो आज हम एक ऐसे आइडिया को समझने वाले हैं जो कह सकते हैं स्टार्टअप की दुनिया के सारे नियमों को ही चैलेंज कर देता है। एक ऐसा विचार जो पहली बार सुनने में बिल्कुल गलत लगता है, पर क्या पता शायद यही कामयाबी का सबसे बड़ा राज हो। ये जो चौंकाने वाला बयान है, ये पीटर थियल का है, वही पेपाल के को-फाउंडर्स में से एक और सिलिकॉन वैली के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक। उनका कहना है कि अगर कोई कंपनी शुरू कर रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मोनोपोली बनाना। पर कंपटीशन को इतना बुरा क्यों माना जाता है? और मोनोपोली, जिसे हम सब अक्सर एक नेगेटिव चीज की तरह देखते हैं, वो अच्छी कैसे हो सकती है ना? तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि इस एकदम उल्टे लगने वाले आइडिया में आखिर सच्चाई कितनी है। इस पूरी बहस को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि कोई भी बिजनेस असल में वैल्यूएबल बनता कैसे है। और थियल के मुताबिक ये सब कुछ एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन पर टिका है। अब यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि कोई कितनी वैल्यू बना रहा है यानी एक्स, और उसमें से कितना हिस्सा अपने पास रख पा रहा है यानी वाई। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हो सकता है कोई कंपनी दुनिया के लिए बहुत बड़ी वैल्यू बना रही हो, लेकिन अगर वो उसका जरा सा हिस्सा ही कैप्चर कर पाती है तो वो एक कामयाब बिजनेस कभी नहीं बन पाएगी। ये स्लाइड इस आइडिया को बिल्कुल साफ कर देती है। देखिए, 2012 में अमेरिकन एयरलाइंस ने गूगल से लगभग 4 गुना ज्यादा रेवेन्यू कमाया। हवाई यात्रा हमारे लिए कितनी वैल्यूएबल है ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जबरदस्त कंपटीशन की वजह से वो अपनी बनाई हुई वैल्यू का कुछ भी हिस्सा कैप्चर नहीं कर पाए। उनका प्रॉफिट मार्जिन 0.3% से भी कम था। और वही दूसरी तरफ गूगल, जिसका रेवेन्यू काफी कम था, उसने अपनी वैल्यू का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर किया और इसी वजह से वो एक कहीं ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई। तो इसी इक्वेशन के आधार पर थियल इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के बिजनेस होते हैं। चलिए देखते हैं कौन से 2। देखिए, एक तरफ है परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ क्या होता है, कई कंपनियां एक जैसी चीजें बेचती हैं और कोई भी ढंग से प्रॉफिट नहीं कमा पाता, क्योंकि सारा का सारा मुनाफा तो कंपटीशन में ही चला जाता है। और दूसरी तरफ है मोनोपोली। यहाँ एक कंपनी कुछ इतना अनोखा बनाती है कि उसका कोई सीधा कॉम्पिटिटर ही नहीं होता, और इसी वजह से वो लंबे समय तक मुनाफा कमा सकती है और इनोवेशन में पैसा लगा सकती है। अब यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। अगर ये फर्क इतना बड़ा है तो हमें साफ साफ दिखाई क्यों नहीं देता? थियल का तर्क है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि कंपनियां अपनी असलियत के बारे में झूठ बोलती हैं। जो मोनोपोली वाली कंपनियां हैं वो दिखावा करती हैं कि वो जबरदस्त कंपटीशन में हैं, ताकि सरकार की नज़र उन पर ना पड़े। वो अपनी मार्केट को बहुत बड़ा बताती हैं, जैसे कई अलग अलग मार्केट्स का एक मिला जुला रूप हो। और वहीं दूसरी तरफ जो कंपनियां कंपटीशन में फंसी हैं, वो दिखावा करती हैं कि वो बिल्कुल यूनिक हैं, ताकि इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें। वो अपनी मार्केट को बहुत छोटा और खास बताती हैं, जैसे कई कैटेगरीज का एक छोटा सा हिस्सा। ये उदाहरण देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। गूगल कभी नहीं मानेगा कि वो सर्च में एक मोनोपोली है। वो क्या कहते हैं कि हम तो एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो सबसे कंपटीशन कर रही है। और दूसरी तरफ एक नया रेस्टोरेंट, वो खुद को सिर्फ एक और रेस्टोरेंट नहीं बताएगा, वो कहेगा कि हम पालो आल्टो में इकलौते ब्रिटिश फूड वाले हैं, भले ही लोगों के पास खाने के 1000 और ऑप्शन। तो ठीक है, अगर मोनोपोली ही गोल है तो सवाल ये है कि इसे बनाया कैसे जाए। और थियल जो रास्ता बताते हैं वो काफी चौंकाने वाला है। स्ट्रेटजी ये नहीं है कि पहले ही दिन से एक बहुत बड़ी मार्केट पर कब्जा करने की कोशिश की जाए। नहीं, स्ट्रेटजी है एक बहुत छोटी, एकदम खास मार्केट को चुनना, इतनी छोटी कि किसी और का उस पर ध्यान ही न जाए, और फिर उस पर पूरी तरह से हावी हो जाना। एक बार जब उस छोटे से तालाब की सबसे बड़ी मछली बन गए, तब धीरे धीरे आसपास की मार्केट्स में फैलना शुरू करना है। और जब हम आज की सबसे बड़ी टेक कंपनियों को देखते हैं तो पता चलता है कि लगभग सबने यही रास्ता अपनाया था। अमेज़न ने सिर्फ किताबें बेचकर शुरुआत की थी, फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड के स्टूडेंट्स के लिए था। सबने पहले एक छोटी खास मार्केट पर कब्जा किया और फिर वहां से आगे बढ़े। और इसका ठीक उल्टा हुआ क्लीन टेक बबल के दौरान। बहुत सी कंपनियां फेल हो गईं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही दिन से एनर्जी जैसी खरबों डॉलर के मार्केट को टारगेट कर लिया। वो एक विशाल समंदर में छोटी छोटी मछलियों की तरह थीं, जहां हर तरफ से कंपटीशन था, और वो कभी अपनी जगह बना ही नहीं पाईं। चले अब एक और जरूरी आइडिया पर आते हैं। बात सिर्फ मोनोपोली बनाने की नहीं है, बात यह भी है कि उसे लंबे समय तक टिकाए कैसे रखा जाए। हम सब ने फर्स्ट मूवर एडवांटेज के बारे में बहुत सुना है ना? मतलब मार्केट में सबसे पहले आने का फायदा। लेकिन थियल कहते हैं कि गोल पहला बनना नहीं,
बल्कि आखिरी बनना है। मतलब वो कंपनी बनना जो अपनी कैटेगरी में इतनी पावरफुल हो जाए कि उसके बाद कोई और आ ही न सके। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि किसी भी टेक कंपनी की ज्यादातर वैल्यू, करीब 85%, उसके भविष्य के मुनाफे से आती है। वो मुनाफा जो 10 या उससे भी ज्यादा सालों बाद आने वाला है। तो सिर्फ तेजी से बढ़ना काफी नहीं है, कंपनी को लंबे समय तक टिकना होगा। तो आखिर क्या है जो एक कंपनी को टिकाऊ बनाता है? थियल इसकी 4 खासियतें बताते हैं। पहली, ऐसी टेक्नोलॉजी जो बाकियों से कम 10 गुना बेहतर हो। दूसरी, नेटवर्क इफेक्ट्स, मतलब जितने ज्यादा लोग यूज करें प्रोडक्ट उतना बेहतर हो जाए। तीसरी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और चौथी, एक मजबूत ब्रांड। अब सवाल उठता है कि अगर कंपटीशन इतना ही खराब है तो हम सब इसकी तरफ इतने खींचे हुए क्यों रहते हैं? इसका जवाब बिजनेस स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि इंसानी साइकोलॉजी में छिपा है। देखिए, हम सब स्वभाव से ही नकल करते हैं। जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग कोई एक काम कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वो जरूर वैल्यूएबल होगा। हम कंपटीशन को इस बात का सबूत मान लेते हैं कि हम कुछ जरूरी काम कर रहे हैं। लेकिन थियल के मुताबिक यही तो असली जाल है। हेनरी किसिंजर का ये मशहूर कोट इस बात को एकदम सटीक तरीके से बताता है। अक्सर सबसे जोरदार लड़ाइयां उन जगहों पर होती हैं जहां दांव पर बहुत कम लगा होता है। जब लोगों के बीच असल फर्क बहुत कम होता है ना, तो उन्हें खुद को अलग दिखाने के लिए और भी ज्यादा लड़ना पड़ता है। कंपटीशन जीतने से होता क्या है? बस उस एक चीज में बेहतर बन जाते हैं जिसमें कंपटीशन हो रहा था। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। हम बड़े सवाल पूछना बंद कर देते हैं, जैसे कि क्या ये चीज वाकई करने लायक है? क्या ये वैल्यूएबल है? बस कंपटीशन जीतने पर इतना फोकस हो जाता है कि ये देखना ही भूल जाते हैं कि ये गेम खेलने लायक भी है या नहीं। तो आखिर में ये पूरा आइडिया हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। और ये सवाल सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं बल्कि हमारी अपनी जिंदगी और करियर के लिए भी है। कहीं हम भी उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं जो एक छोटे से दरवाजे से घुसने की कोशिश में लगी है, जबकि ठीक बगल में ही एक बहुत बड़ा दरवाजा है जिसे कोई देख ही नहीं रहा।